भारतीय संविधान का जो प्रारंभ होता है वह संविधान की प्रस्तावना से होता है। इसलिए हम जो संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान की भूमिका कह सकते हैं, और इस भूमिका में संविधान के आदर्शों का, संविधान के उद्देश्यों का, सरकार के स्वरूप का और संविधान के स्रोतों से संबंधित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख के साथ साथ इस बात का भी उल्लेख है कि यह संविधान किस तिथि को लागू हुआ। इसलिए अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक प्रकार से परिचय पत्र है। प्रसिद्ध न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ए.एन. पालकीवाला ने कहा है कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है वो उसका परिचय पत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के इतिहास में जाएं तो हम पाएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए जो उद्देश्य प्रस्ताव थे, और यही उद्देश्य प्रस्ताव जिन्हें उद्देशिका के नाम से जाना गया, आगे जाकर प्रस्तावना के रूप में प्रचारित हुए हैं। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वह अमेरिकी संविधान, जो विश्व का प्रथम लिखित संविधान माना जाता है, से ली गई है। लेकिन इस प्रस्तावना में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है वह ऑस्ट्रेलियन संविधान की प्रस्तावना से प्रभावित है। इसके साथ संविधान के 42वां संवैधानिक संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसमें हमारी प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए। आइए हम देखते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना, जिसको अंग्रेजी में प्रेम्बल कहते हैं, या दूसरे शब्दों हिंदी में उसको उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है, जिसके प्रारंभिक शब्द है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और समस्त नागरिकों को क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की शब्दावली है, और इस शब्दावली में बहुत सारे तथ्य छिपे हुए हैं। और उसमें पहले देखते हैं कि पहले खंड के अंदर हम भारत के लोग से अभिप्राय है कि हमारे संविधान का स्रोत जो है वो जनता है, संविधान हम पर थोपा नहीं गया है। जहाँ तक संविधान के स्वरूप का प्रश्न है, हमारे संविधान का स्वरूप क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। और हमारे संविधान के उद्देश्यों की बात करें तो वह है न्याय, कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता। अब अपन देखें कि एक एक जो प्रस्तावना में शब्दों का प्रयोग किया गया है उनका क्या तात्पर्य है। पहला शब्द है हमारे संविधान में, हम भारत के लोग, वी द पीपल्स ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग क्या इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इन तीनों शब्दों का भी विशेष अर्थ है। अंगीकृत यानी हम उसको स्वीकार करते हैं, अधिनियमित यानी अपने पर लागू करते हैं, आत्मार्पित यानी उसके सामने नतमस्तक होते हैं। यानी हमारा संविधान हमारे द्वारा, हमारे लिए और हमारे द्वारा ही बनाया गया है, इस बात का स्पष्ट उल्लेख संविधान की शब्दावली में है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसका तात्पर्य यह है कि भारत अपने आंतरिक और वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाहरी दबाव या प्रतिबद्धता से स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा। हम प्रभुत्व किस मामले में हैं?
आंतरिक मामलों में, बाहरी मामलों में, वैदेशिक मामलों में, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक न्याय के मामलों में, मित्र शत्रु और संधि के मामलों में हम पूर्ण स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, हम पर किसी बाहरी शक्ति का किसी प्रकार का दबाव नहीं है। फिर नेक्स्ट शब्द है भारतीय संविधान का समाजवाद। समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं, चाहे वे संपत्ति हो या संसाधनों की समानता से संबंधित हो या फिर समाज के प्रति प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात हो। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के बहुत अधिक निकट है। हमारी जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो नेहरू की विचारधारा से संबंधित है, मिश्रित अर्थनीति से संबंधित है। भारतीय समाजवाद में जो तत्व है वो इस बात में निहित है कि उसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व है, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता प्राप्त है। आय और जीवन में असमानताएं, गरीबी और बीमारी से कम करने का प्रमुख उद्देश्य है। संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोका जाए, मजदूरों और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्य किया जाए। और ये कार्य पहले हम योजना आयोग के माध्यम से करते थे, लेकिन अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर नया आयोग जिसे नीति आयोग कहा जाता है, उसका उद्देश्य भी इन्हीं आदर्शों को प्राप्त करना है। जब हम प्रस्तावना में सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं, पंथ निरपेक्षता शब्द प्रयोग करते हैं, इसका मूल रूप से भारतीय संविधान में जो प्रादुर्भाव हुआ है वो यह है कि भारतीय समाज प्रारंभ से ही बहुसांस्कृतिक विरासत का सौहार्दपूर्ण तरीके से संजोए हुए हैं। धर्मनिरपेक्षता तात्पर्य धर्म और राजनीति से अलगाव है, अर्थात राज्य का अपना कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा और न ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। भारत के जो नागरिक हैं उनको जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संवैधानिक सर्वोच्चता की वरीयता प्राप्त है। यही कारण है कि बहुधर्मावलंबी भारतीय समाज में प्रत्येक धर्म के प्रति समान आदर और सौहार्दपूर्ण व्यवहार से परिलक्षित होता है। धर्मनिरपेक्षता शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1946 में प्रस्तावना में शामिल किया गया और ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल आदर्श हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो आदर्श है वो है लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम का अर्थ होता है कि शासन प्रणाली की जो शक्ति है या संप्रभुता जो है वो भारत की जनता में निहित है। लोकतंत्र प्रक्रियात्मक प्रणाली है जिसके नवीन आयाम जुड़ते चले जाते हैं और व्यवस्था को अधिक जीवंत बनाते हैं। भारत में लोकतंत्र दो प्रकार का है। मुख्य रूप से लोकतंत्र को दो प्रकार का माना जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे भागीदारी निभाती है जैसे स्विट्जरलैंड में है, और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता के पास मुख्य औजार अस्त्र रहता है जिसका प्रयोग लोकतंत्र और निकटता है। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अंदर जो जनता है शासन कार्यों में सीधे भाग लेती है, अपने प्रत्याशियों को पुनः बुला सकती है, जो निर्णय लिए जाते हैं वो जनमत संग्रह के माध्यम से लिए जाते हैं। लेकिन भारतीय संविधान के द्वारा जिस लोकतंत्र को अपनाया गया है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि भारत में बहुलता बहुत अधिक है, जनसंख्या का विशाल क्षेत्र है। इस कारण से भारत में जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र शामिल है बल्कि उसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का निर्माता माना जाता है, उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। इसके साथ साथ हमारी प्रस्तावना के अंदर गणराज्य शब्द का प्रयोग हुआ है जिसे रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। एक गणतंत्र राज्य अथवा गणराज्य में राज्य का जो प्रमुख होता है वो परोक्ष रूप से लोगों के द्वारा निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपति लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है तथा मंत्रिपरिषद की सहायता से देश की शासन को संचालित करता है। दूसरे शब्दों में गणराज्य में नागरिक संप्रभुता राज्य के बजाय देश की जनता में निहित होती है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बात कही गई है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है।
और ये तीनों प्रकार की न्याय की जो अवधारणा है, शब्दावली है, वो हमने रूस की बोल्शेविक क्रांति से ली है। प्रत्येक पक्ष में न्याय का तात्पर्य सभी के साथ व्यवहार से है, सभी के साथ समान व्यवहार से है, किसी वर्ग के विशेष अधिकारों का उल्लंघन न हो, संपत्ति में असमानता, निर्वाचन और प्रतिनिधित्व में भेदभाव और सभी को समान रूप से भेदभावों से मुक्ति प्रदान करना मुख्य उद्देश्य रहता है। इसके साथ साथ हमारी प्रस्तावना में लिबर्टी शब्द का यूज भी हुआ है। स्वतंत्रता शब्द जिसमें व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, संपूर्ण विकास के अवसर समान रूप से उपलब्ध हो। भारतीय संविधान की उद्देशिका में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। मूल अधिकारों के माध्यम से इन्हें सुनिश्चित किया गया है कि वे अधिकारों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाया गया है। इसके साथ साथ भारत के नागरिकों को प्रस्तावना में समानता की बात कही गई है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता संविधान के द्वारा प्रदत्त है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में है। इसके साथ साथ जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें बंधुत्व शब्द का प्रयोग हुआ है। सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना और सर्वमान्य भाईचारे का विकास करना हमारे संविधान का मूल उद्देश्य है। हमारे संविधान में एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है जो बंधुता को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा की अनुरक्षा, सुरक्षा की बात कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व पवित्र है। प्रस्तावना उल्लेखित इस शब्द का निहित अर्थ यह है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 में व्यापकता प्रदान की गई है। इसके साथ साथ जो प्रस्तावना में यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस की बात भी कही गई है, क्योंकि भारत एक बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत वाला देश है जहाँ एकता और अखंडता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। अतः मौलिक कर्तव्यों के तहत प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य माना गया है कि वे अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्य बनाए रखें। संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा एकता के साथ एक नया शब्द अखंडता शब्द जोड़ा गया। इस प्रकार हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसके प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ है। जहाँ तक संविधान की प्रस्तावना की उपयोगिता या महत्व का प्रश्न है, तो पहली बात तो यह है कि प्रस्तावना संविधान का संक्षिप्त विवरण या संक्षिप्त स्वरूप है जो आइडेंटिफिकेशंस देती है। वहीं दूसरी बात, यह संविधान की आत्मा है। इसमें संविधान के दर्शन को स्पष्ट रूप से झलक मिलती है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का स्पष्ट उल्लेख है। प्रस्तावना का महत्व यह भी है कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो तो उसका ठीक ठाक अर्थ जानने में सहायता मिलती है, स्पष्टीकरण में सहायता होती है। प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जा सकता है जिसमें इसलिए सर अलादी कृष्णास्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। वस्तुतः प्रस्तावना इस बात का संकेत है कि हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख है। जहाँ तक संविधान की प्रस्तावना में संशोधन का प्रश्न है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला है। उसमें ये कहा गया कि यह संशोधनीय है। बेरुबारी संघ केस 1960 है, उसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना संशोधनीय नहीं है। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय है, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषय से संबंधित जो संशोधन इसमें नहीं किया जा सकता। और उच्चतम न्यायालय के बहुमत से ये अभी निर्धारित किया गया है कि उद्देशिका संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। किंतु न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उद्देशिका के इस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। मुख्य बात यह है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द यानी 3 शब्द जोड़े गए। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस की राज्य क्रांति से लिया गया है। और उसके साथ साथ जो 3 प्रकार के न्याय जो होते हैं उनकी बात प्रस्तावना में की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 1917 की रूस की क्रांति से प्रभावित है। इसके साथ जो राज्य होते हैं
उनका धर्म के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होगा, उसमें 3 प्रकार के राज्य होते हैं। फर्स्ट वे राज्य जिन्हें नास्तिक राज्य कहता है, वे राज्य सभी धर्मों का विरोध करते हैं। और सैद्धांतिक राज्य ऐसा राज्य जिसका विशेष धर्म हो, जैसे श्रीलंका। धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य जो धर्म के मामले में तटस्थ रहता है, अर्थात जिसका कोई विशेष धर्म न हो, जैसे भारत।